नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये सीधा प्रसारण हम ला रहे हैं आप तक दिल्ली से। दिल्ली एकदम धुंधली सी है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वो माप जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कितना प्रदूषण है, वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं, एक चीज जो राजनेताओं को साफ दिखाई देती है वो है उनकी राजनीति। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पर सस्पेंडेड पॉलिटिकल मैटर होने लगता है। इन सब चीजों से कहीं दूर जहां पर थोड़ा प्रदूषण का स्तर कम है, वो है गुजरात। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने मिल करके एक घोषणा की आज गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होंगे। तो ये घोषणा हो गई है। वीटीवी चैनल के पूर्व स्टार सेलिब्रिटी एंकर ईसूदान गढ़वी, जिनको आम आदमी पार्टी पिछले साल ही लेकर के आई थी अपनी पार्टी में, बहुत ही फेमस, मतलब गाजे बाजे के साथ वो आए थे, उनकी घोषणा आज हो गई है। 73% वोट जो हुए थे, जैसे कि आप जानते हैं पंजाब में भी यही हुआ था, कॉल से अलग अलग माध्यम से लोगों से पूछा गया, लोग यानी कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं और गुजरात के जो लोग हैं उनसे पूछा गया, ठीक वैसे जैसे पंजाब में पूछा गया था कि भाई आप किसको चाहते हैं अपना सीएम फेस। तो 73% लोगों ने बोला ईसूदान गढ़वी। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें और इसके बारे में बात करें, आइए आपको बता देते हैं इसी कहानी से जुड़ी हुई दूसरी कहानी। एमसीडी के चुनावों की घोषणा दिल्ली में होने जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि केजरीवाल दिल्ली तक ही सीमित रह जाएंगे एमसीडी का चुनाव लड़ने में। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। That vacuum has to be minimized and accordingly हमने बहुत टाइमली टाइम बाउंड एक्शन लेते हुए वो सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया और उसके बाद जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशंस को रीड्रॉ करना पड़ता है, जो वोटर लिस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वार्ड्स में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। आप सभी को जैसे पता है कि दिल्ली में देयर आर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट दी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैज द जुरिस्डिक्शन ऑफ 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 250 वार्ड्स हैं, इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी, दैट वाज 16.72%। उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स and also not less than 50% of the remaining seats. उसके तहत out of the reserved seats 21 सीट्स को women के लिए रिजर्व किया गया है and other सीट्स में से 104 सीट्स के लिए women के लिए रिजर्वेशन की गई है। ये रिजर्वेशन ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 42 out of 250 और 42 में 21 for women, which obviously will be SC women, and out of the remaining 104 reserved for women. तो जैसे कि आप अभी सुन सकते थे, ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं दिल्ली के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें वो एमसीडी के चुनाव की डेट्स की घोषणा करेंगे। आप जानते हैं कि 3 एमसीडी मर्ज होकर के वापस एक एमसीडी बन चुकी है
और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अपने आप को एक्सपैंड करने में लगी हुई है। एक बात ये बोली जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि केंद्र सरकार कुछ ऐसा खेला करेगी कि गुजरात के साथ साथ कहीं ऐसा ना हो कि एमसीडी के चुनाव भी करवा दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर बात ये कही जा रही थी कि ये ध्यान बटाने का एक रणनीति हो सकती है कि केजरीवाल दिल्ली में ही उलझे रहें, फिर उनका ध्यान बट जाए, वो गुजरात में उतना ध्यान ना दे पाए। लेकिन अब जब घोषणा होगी, जब डेट सामने आएंगी, तब पता चलेगा और हम उस वक्त वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले जाएंगे। इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ अनिल झा हैं, नेता बीजेपी के, गौरव पंधी आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, गिरिजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार, और सागर रबारी आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। सागर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। बात करते हैं गुजरात की। जो फॉर्मूला आपने पंजाब में लगाया वही फॉर्मूला अभी आपने गुजरात में लगाया है। एक वोटिंग कराई और उसके बाद आपने ये पाया अपनी ही वोटिंग में कि ईसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज की डेट में इस स्थिति में जब आप गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगभग वैसी स्थिति है जैसे कि आप 2017 में पंजाब में थे। आप अभी उस लेवल पर हैं। 2017 में पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन एक बेस बना और 2022 में फिर आप जीत पाए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रक्रिया गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिखा देने की और कर देने की पूरी कवायद किस चीज के लिए है? सत्ता में आने के लिए या एक दल की तरह स्थापित हो जाने के लिए? बिल्कुल, केवल फॉर्मूला को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात ग्राउंड पे लगे हैं। जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। शायद ये पहली बार हो रहा है चुनाव में कि इतने बड़े स्केल पर सीधे मतदाताओं को अपने कैंडिडेट मिल रहे हैं, कार्यकर्ता घर जाकर मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हम इतनी मेहनत लगा रहे हैं तो ये दल के रूप में स्थापित होने के लिए कतई नहीं है, ये मेहनत सरकार बनाने के लिए है। ये जो फॉर्मूला तो ऑन पेपर फॉर्मूला होती है, लेकिन परिणाम तो तभी हासिल होता है जब वो फॉर्मूला को लागू करने के लिए सभी कार्यकर्ता जी जान लगाकर मैदान में सागर जी, मेरा एक फिर काउंटर सवाल है आपसे। आप मुझे ये बताइए, देखिए एक तर्क जो ये दिया जाता है आम आदमी पार्टी के लिए कि आपने माहौल तो बनाया, लेकिन क्या जमीन पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में इतनी मजबूत है? क्या गांव-गांव तक, बूथ तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्योंकि एक जो बात कांग्रेस के लिए कही जाती है कि उनके पास जमीनी संगठन तो है, लेकिन शायद वो हवा नहीं है जैसी आपने बनाई है। आपके पास उसका एकदम विपरीत फॉर्मूला है, और बीजेपी का ये मानना है कि उनके पास दोनों है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आपस में एक दूसरे का वोट काट दें और बीजेपी जीत जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा संकेत जी। हमने हवा तो लोगों ने बनाई है। लोग बोलते हैं तब हवा बनती है, किसी के बनाने से कुछ नहीं बनता है। लेकिन हमारे पास बूथ पर कार्यकर्ता है। मैं खुद भी कैंडिडेट हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 131 विलेज पंचायत है और 283 बूथ है। सब बूथ पर 15 बूथ को छोड़ के सब बूथ पर कमेटी बन चुकी है, और प्रायः ऐसा हर कंस्टिट्यूंसी में पहले से कैंडिडेट इसीलिए घोषित करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगा सके, समय दे सके और बूथ तक अपनी मजबूत टीम खड़ी कर सके। इसलिए हमारे पास दोनों चीजें हैं। केवल बीजेपी के पास दोनों चीजें हैं, संगठन और हवा ऐसा नहीं है। हमारे पास दोनों चीजें हैं। हम लड़ रहे हैं, सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और ये परिणाम दिखाएंगे। जी अनिल झा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसने अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया है कि ये हमारे सीएम हैं, ये आप अगर चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव में वोट देंगे तो ये आपका मुख्यमंत्री बनेगा। क्या कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी ये बात प्रस्तुत कर सकती है लोगों में? क्योंकि रूपाणी जी के एकदम से हटाए जाने के बाद और पूरी कैबिनेट के पूरे घर के बदल देने के बाद भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर तो बने, लेकिन शायद अभी ना तो पटेल जी को ये कॉन्फिडेंस है और ना ही बीजेपी में लोग इस चीज को लेकर के आश्वस्त हैं कि अगर सरकार आई तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे।
ऐसे में रणनीति पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 27 वर्षों से शासन गुजरात में है। 1995 से लगातार जीत रहे हैं, यानी कि ग्रास रूट पर संगठन हमारा बहुत शक्तिशाली है। और हमारे लिए चेहरा कौन होगा ये मायने नहीं रहता है। हमारे लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे पास तो इतना बड़ा चेहरा है कि वो पूरे देश का भी चेहरा है। गुजरात में आज भी जो वोट पड़ता है वो आदरणीय मोदी जी के प्राइड पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी के अतीत के काम पर, मोदी जी भविष्य में क्या करेंगे इसके काम पर, और निश्चित रूप से हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पड़ता है। अब कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। कई जगह पर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि कई जगह मुख्यमंत्री तय होते हैं, कई जगह मुख्यमंत्री तय नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ऐसा संकट ही नहीं है। ये सारा संकट जो है वो दूसरी अन्य दलों में है, क्योंकि हमारे पास संगठन भी है, नेता भी है। कांग्रेस के पास दिक्कत है, उसके पास संगठन है लेकिन नेता नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास दिक्कत है, उसने चेहरा तो घोषित किया लेकिन उसके पास संगठन नहीं है। और देखिए, जब पिछले 30-40 सालों से कांग्रेस और भाजपा वहां लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के बारे में जो आप जो भी कह रहे हैं वो वहीं पर सरवाइव कर पा रही है जहां कांग्रेस खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी बिहार में कहाँ खड़ी हो पा रही है, कहाँ वो उत्तर प्रदेश में खड़ी हो पा रही है, कहाँ बंगाल में खड़ी हो पा रही है, कहाँ उड़ीसा में खड़ी हो पाएगी, कहाँ तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में? क्यों? वहां पर पहले ही कांग्रेस का स्थान ले चुके दल हैं। अब जहां पर कांग्रेस का स्थान ले चुके दल नहीं है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी कोलैप्स होती है तो आम आदमी पार्टी आ रही है। तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास चेहरा है, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हीं के चेहरे पर वोट पड़ने जा रहा है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, अनिल झा जी का ये कहना है कि वो जहां जहां कांग्रेस है वहां पर आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। और इसका तो मतलब ये है कि बीजेपी की उम्मीद ये है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुकाबला करेंगे और बीच में आप मलाई खा जाएंगे। देखिए, मैं फिर क्या बता रहा हूं, हमारे पास कोई मलाई खाने की नहीं है। हम दूध भी ले जाएंगे, दही भी ले जाएंगे, मलाई भी ले जाएंगे, और गाय भी हमारे घर पे ही रहेगी। ये तो बस ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, 125 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। देखिए, एक बात बताइए, हमारा एक सामने वाले से झगड़ा है, पिछले 30 सालों से आइडियोलॉजिकल झगड़ा चल रहा है। अब ठीक है, अब कुछ लोग, अब पार्टी खत्म हो रही है कांग्रेस, वहां पर कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो ऑप्शन क्या है? तो वो कहते हैं हाथी जीते नहीं, लेकिन अनिल जी, मैं आपको एक बात यह बता दूं, देखिए, आपकी चाणक्य नीति के चक्कर में बहुत सारे, मोरबी का इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको नहीं लगता है मोदी फैक्टर के साथ मोरबी फैक्टर भी होगा? या लोगों में जो गुस्सा है बेरोजगारी को लेकर के, हुज ट्रेजेडी को लेकर के, करप्शन को लेकर के, तमाम आरोप लगते रहते हैं, पेपर चोरी चला जाता है। संकेत जी, मोरबी को आपको लेकर लगता है ये सब कोई मुद्दा नहीं है? आप ये इस सब के ऊपर निकल जाएंगे? मोरबी को लेकर के जो एक्शन होना चाहिए, मानवीय भूल थी, वो एक्शन हो रहा है। दूसरी बात ये है, नहीं हो रहा है। ये तो अलग ही बहस है, इस पर तो हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं। नहीं हो रहा है। अभी तक गोरेवा के मालिक गिरफ्तार नहीं हुए। मोरबी की गौरव पंदी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। गौरव पंदी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं उनकी बात सुनी, अनिल झा की बात सुनी। अनिल जी का कहना है कि गाय, दूध, दही, बछड़ा, तबेला, सारी चीजें उन्होंने अपने पास रख ली। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम जमीन तक एकदम बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड हैं। ऐसे में फिर कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि हमारी कैंपेन लो की चल रही है, और प्रधानमंत्री का ये मानना, मतलब कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने प्रधानमंत्री को कोट करते हुए ये कहा कि देखो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस को हल्के में मत लो। इसके क्या मायने निकाले जाएं? संकेत जी, क्योंकि बात जब शुरू हुई तो बात हवा से शुरू हुई थी, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि गुजरात में, या चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, आम आदमी पार्टी की जो हवा है वो प्रदूषित है, और भाजपा की जो हवा है गुजरात में, वो जिसको कहते हैं कि वो टाइट है। और जहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, हमें हवा में उड़ने की आदत है ही नहीं। ये गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस मर्जी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाए, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने भी कहा कि इन्होंने जिस तरह से पंजाब में किया, ये बिल्कुल एक इनका फर्जीवाड़ा चलता है कि हाँ, हमने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस मंगाए, कॉल्स आई। कोई ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट्सएप में कहते हैं हमें इतने लाख मैसेजेस आए, व्हाट्सएप क्रैश कर जाएगा। एक नॉर्मल व्हाट्सएप जो है वो राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करने देती व्हाट्सएप कंपनी।
और अगर आप उसमें इतने लाखों मैसेजेस कहेंगे जैसे आते हैं, ये लोग बोलते हैं, वो क्रैश कर जाएगा। सो दैट सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ये अपना बस है कि एक पीआर का इनका है। और सिमिलरली बीजेपी का, हमारा देखिए, जहां अभी हम जब बात कर रहे हैं, जब ये डिबेट चल रहा है, 5 हमारी यात्राएं जो हैं गुजरात में, गुजरात के 5 अलग अलग पंडित जी, इससे पहले कि आप अपनी यात्राओं की बात करें, मैं आपको ये याद दिला दूं कि बिल्कुल यही फॉर्मूला चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनाया था। बिल्कुल यही फॉर्मूला। आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, हमने फॉर्मूला हमने अपने कार्यकर्ताओं से टच करके हमने कार्यकर्ताओं की बात जानी थी, लेकिन और वहां पर हम लोगों ने एसएमएस भेजकर, यही मैं कह रहा हूं, यही फॉर्मूला आपने भी अपनाया था। नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमने। सो दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, जिसपे एक चर्चा होनी चाहिए कि जो इनका फर्जीवाड़ा जो है वो चलता है आम आदमी पार्टी का। और गुजरात में जैसे मैं कह रहा था कि इस समय हमारी 5 परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं, जो कि मुझे बात थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए। तो जिस तरह से हमें जल्दी से प्लीज। जी, हमने कोई अपना बैंड बाजा बारात इस बार लेकर नहीं निकले हैं। हमें लो की अपना इन द सेंस की ग्राउंड पे, माइक्रो लेवल पे जो कैंपेन चल रहा है, जहां पे जो एक चर्चा जो है वो हो रही है, कन्वर्सेशन जो है वो कार्यकर्ताओं की मतदाताओं के साथ हो रही है, और उसका नतीजा जो है। गौरव पंडित जी, मुझे अगर आप इजाजत दें, एक बार जरा एमसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा और गिरिजा शंकर जी आपके पास भी आऊंगा। एक बार जरा एमसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेट अनाउंस हो रही है चुनाव की। अभी बता, फिर से एक बार पूरा रिपीट कर दें प्लीज सर। ओके सर इस बार हिंदी में। ओके, इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे, कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15th ऑफ दिसंबर। टाइमिंग सर, पोल टाइम हाँ, जो पोल टाइम है वो 8 AM to 5:30 PM लाइक इट वाज यस इन 2017। सर, परिसीमन को लेकर मामला कोर्ट में भी गया है। सॉरी तो इस बीच में डेट का अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, देयर इज नो बार ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस, एंड इलेक्टोरल प्रोसेस हैज टू इन फैक्ट हैपन एट द अर्लीस्ट। यस सर, इज इट नेसेसरी टू तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और घोषणा ये हुई है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर द्वारा कि एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को होंगे और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें पहली पोलिंग हो रही है 1 दिसंबर को, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को और नतीजा 8 दिसंबर को। यानी कि बीच गुजरात चुनाव में एमसीडी में भी चुनाव होंगे और गुजरात के नतीजों से 1 दिन पहले एमसीडी के चुनाव के नतीजे आएंगे। अब या तो ये 2 अलग अलग चुनावी प्रक्रिया की तरह इसको देखा जाए, या तो 2 अलग अलग प्रक्रिया की तरह इसको देखा जाए, या एक आरोप जो कि करीब महीने भर पहले ये लगाया गया था कि ये जानबूझ करके डेट्स ऐसे कर दी जाएंगी कि उलझ के रह जाएं, दिल्ली में ही फंसे रहें, यहीं घूमते रहें, गुजरात की तरफ ज्यादा न देखें। मैं सबसे पहले सागर जी के पास जाना चाहता हूं। सागर जी, ये जो डेट्स अनाउंस हुई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सागर जी। कहा था तो हुआ है, और आम आदमी पार्टी की केवल हवा है या ग्राउंड पर भी पार्टी है, उसका प्रमाण भी ये जो डेट्स अनाउंस हुए हैं वही है। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो दिल्ली की लीडरशिप है वो एमसीडी के चुनाव में उलझी रहे। उनको ये भी मालूम है कि केवल मोदी जी के नाम पे वोट अब नहीं मिलने वाले हैं। अब मोरबी से लेके नलिया से लेके मांडवी तक पेपर कांड का भी उनको जवाब देना पड़ रहा है। नर्मदा के पानी का किसानों को हिसाब देना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति उनको पैदा करनी थी कि हमारी लीडरशिप काम में व्यस्त रहे, दिल्ली में पूरा समय ना दे, गुजरात में पूरा समय ना दे सके, और उनको थोड़ा हल्का मुकाबला मिले। अनिल झा जी, भारतीय जनता पार्टी के अनिल झा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
अनिल झा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो दिल्ली चुनाव की एमसीडी चुनाव की डेट्स हैं, आप जरा इन डेट्स को देखिए, ये एकदम बिल्कुल जा करके गुजरात चुनाव के बीच में फिट हो गई हैं, बिल्कुल उसी टाइम के आसपास हो गई, और लगभग यही आरोप लग रहा था अनिल झा, ये आरोप लग रहा था कि बिल्कुल यही होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बीएसपी भी कह सकती है कि जी दिल्ली में भी हम चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में भी लड़ते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा किया गया। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एजेंसियों पर बार बार क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, और हमारी नीयत ऐसी ही साफ है जैसे साबरमती के नदी का जल साफ है, यमुना की तरह प्रदूषित नहीं है हमारे विचार, जो 8 सालों से इन्होंने बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। मेरा ये कह रहे थे ना ये सारे आम आदमी पार्टी के लोग कि जी हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो साबरमती में जाके डुबकी लगाओ, पता चलेगा। ऐसे विचार नहीं उत्पन्न करने चाहिए। ये दो अलग अलग विषय हैं, दो अलग अलग क्षेत्र हैं, और हर एक दल को, अच्छा जो स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए है चुनाव को लेकर के, वही हमारे लिए भी तो है। प्रधानमंत्री तो दिल्ली के भी है मोदी जी, प्रधानमंत्री गुजरात के लिए भी है, प्रधानमंत्री वो हिमाचल के लिए भी है। तो जो वो आरोप लगा सागर जी का जवाब आम आदमी पार्टी के सागर जी, उसके बाद गौरव पंदी। सागर जी, देखिए ऐसा है, बीजेपी का कहना है कि भाई ये जो चुनाव के नतीजे हैं या चुनाव की जो डेट्स हैं, ये तो बीजेपी पर भी लागू होते हैं। अगर आपके लिए बीच में मतदान हुआ है तो बीजेपी के लिए भी हुआ है। आपका जवाब? दो मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और साबरमती में डुबकी लगाओ और एजेंसियों पर सवाल ना करें, वो उनकी कहने की बात है। सर जी, प्रधानमंत्री जी के पुराने वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब पर कि एजेंसियों के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, और वो सब अब सच साबित हो रहा है। इसलिए एजेंसियों के बारे में कम कहे वही बेहतर है। दूसरा, आप आके साबरमती देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो ली है पिटीशन, और साबरमती की स्थिति क्या है, देश को गुमराह मत कीजिएगा साबरमती के नाम पे। साबरमती अब नदी ही नहीं रही है। तीसरी बात, उनके पास सबसे धनाढ्य पार्टी है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है, और रिसोर्सेस के मामले में हम कमजोर है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि आर्थिक संसाधनों के मामले में अब मैं समझ गया। ठीक है। गौरव पंदी और अनिल झा जल्दी से वापस आते हैं। अनिल झा, एक रिएक्शन आपका और उसके बाद गौरव पंदी। आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि आप तो इतनी बड़ी पार्टी हैं, आपके पास इतना धन बल तंत्र पहले से ही मौजूद है, आप एक जगह 2 जगह क्या 10 जगह एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। छोटी पार्टियों को या वो पार्टी जो कि इतने समृद्ध नहीं है उनको दिक्कत होगी। आपका जवाब? देखिए संकेत जी, पहले तो मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी छोटी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, ये कोई छोटी पार्टी नहीं है। इसके पास इतना धन है कि पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में दिल्ली में जो पार्टी 4,500 करोड़ से ज्यादा के एडवर्टाइजिंग में पैसे खर्च कर दिए हो, जिसने गुजरात, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में लेकर, तो छोटी पार्टी नहीं होती है। ये बेमतलब के बेचारा साबित करने की कोशिश की जा रही है। दे आर नॉट ए बेचारास। ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा श्रूड पॉलिटिशियन बन चुके हैं, और ये बेचारगी के पीछे अपना हित साधते हैं। जो परिस्थिति इनके साथ है वही हमारे साथ है। हमारे पास संगठन मजबूत है, ये लोगों के पास संगठन नहीं। ठीक है, गौरव पंदी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो एमसीडी की डेट्स अनाउंस हुई हैं, इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें ये जो अनफेयर एडवांटेज का आरोप लग रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए, हम तो काफी देर से मांग कर रहे थे कि एमसीडी के चुनाव जो हैं वो होने चाहिए, और दिल्ली में हमारा संगठन है और हमारा लीडरशिप है, वो लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। गुजरात में हमारा लीडरशिप है, संगठन है, और यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। जहां तक बात हो रही थी रिसोर्सेज की, मैं तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि करोड़ों की तादाद में अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए किस तरह से पंजाब से गुजरात में जो पैसा आ रहा है, और फुर करके हेलीकॉप्टर में दिन रात इनके मुख्यमंत्री जो हैं वो हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, स्विमिंग पूल वाले घर हैं, तो ये बात कहनी छोड़ देनी चाहिए इनको कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लोगों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश 8 साल से दोनों पार्टियां कर रही हैं, और अभी तक इनको लग रहा है कि ये चीज जो है ये जारी रहेगी, लेकिन जनता जो है वो धुंध से भी अब आगे जो देख सक रही है कि किस तरह से उनके बच्चों के जीवन खराब हो रहे हैं इन दोनों पार्टियों की जो विफलता है गुजरात में और दिल्ली में, उसको लेकर, और उसके नतीजे बिल्कुल सामने होंगे 7 और 8 तारीख को आपके साथ। जी, गिरिजा शंकर जी, मैं जानना चाहूंगा हमारे साथ अभी हैं या नहीं लाइन पर, अगर हैं तो उनसे एक सवाल पूछ लिया जाए। जी गिरिजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी प्रतिक्रिया दोनों मुद्दों पर। सबसे पहली बात, गुजरात में जो मुख्यमंत्री की घोषणा की है आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री के चेहरे की, उस पर आपके क्या विचार हैं?
और ये जो डेट्स जो अनाउंस हुई हैं जिस पर ये आरोप लगता है कि ये बीजेपी को एक अनफेयर एडवांटेज देने का प्रयास है, उस पर आपका क्या विचार है? जी, जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरा सामने लाने की बात जो है, दरअसल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है, हर पार्टियां करती हैं कि हमारी सरकार निश्चित रूप से बन रही है, और उसको स्थापित करने के लिए कई बार जो है कैंडिडेट बहुत पहले डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री का चेहरा ला दिया जाता है, तो ये दिखाने के लिए पब्लिक को, ताकि जो फैन सीटर हैं, जो कहीं कमिटेड वोटर नहीं है, उनके वोट उनको मिल सकें। तो एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की कोशिश है। जहां तक सवाल डेट्स की है, तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन या बाकी तमाम जो संस्थाएं हैं, उनको अपने निर्णय लेने के उनके अपने मापदंड होते हैं। उस पर आरोप लगता भी है और आरोप नहीं भी लगना चाहिए, लेकिन इन संस्थाओं को अपनी ओर से देखना चाहिए कि ऐसी किसी तरह के विरोधाभास से अपने आप को बचें। यदि वो डेट कुछ आगे पीछे भी कर लेते तो मैं समझता हूं कोई बहुत दिक्कत नहीं है, और इस तरह की शिकायत, इस तरह के आरोपों से संस्थाएं बच सकती थी। जी बिल्कुल, गिरिजा शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अभी, ब्रेक के बाद सवाल जारी रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। कल रात में एकदम से करीब 8:20 पर के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि मैं अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं तो भंडाफोड़ करूंगा किस तरीके से ऑपरेशन कमल चल रहा है, और टीआरएस के लोगों को रिझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, वाई सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी देने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि टूट के चले आओ, इतना पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस के नेताओं ने जो लोग उनको रिझाने की कोशिश कर रहे थे उनको बुलाया, और फिर कैमरा वैमरा लगा करके खुद ही शूटिंग कर ली और वो टेप बना लिए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो टेप सुना दी। अब वो कह रहे हैं कि ये टेप पुलिस के पास है, जरूरत पड़ने पर ये इलेक्शन कमीशन को भी दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो उपचुनाव हो रहा है उससे पहले ये सारी गतिविधि चल रही थी उनके हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है खामखा किसी को भी उठा करके आप कुछ भी आरोप लगा देंगे, आप कह देंगे और हम मान लेंगे, जांच होने दीजिए तब पता चलेगा। तो असलियत क्या है, क्योंकि जैसे ही टीआरएस ने आरोप लगाए उसके एकदम बाद बहुत सारे ऐसे दल उठ खड़े हुए जिन्होंने कहा ऑपरेशन कमल हमारे यहां भी हुआ था, ठीक इसी तरीके से हुआ था। यहां पर टीआरएस का यह दावा है कि बाकी लोग तो कहते हैं हमने तो उसकी शूटिंग कर डाली। मैं स्वागत करना चाहता हूं श्रीधर रेड्डी रेवल्लू जी का, आप टीआरएस के नेता हैं, और अनिल झा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता। रेड्डी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा साबित कर दिया है आपने अपने इस टेप रिकॉर्डिंग में जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर? हमने देश को यह साबित कर दिया कि बीजेपी के जो गलत कारनामा है, हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश की, और ये 4 नहीं बल्कि उन लोगों का बड़ा प्लान था पूरा सरकार गिराने का। आप वो वीडियो में सुने होंगे कि यही सरकार नहीं, राजस्थान, दिल्ली, आंध्र प्रदेश की सरकार भी हम लोग गिराने वाले हैं। हम लोग 20 लोग हैं, ऐसे एक हमारा टीम है, हम पूरे देश में भाजपा के लिए काम करेंगे। और हमारे पीछे उन लोग बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नाम, बीएल संतोष जी, नड्डा जी का और अमित शाह जी का नाम लिए थे, और हमारे एमएलएस को 100 करोड़ की रिश्वत देने की, 100 करोड़ की बात की थी, 50 करोड़ की बात की थी, और उन लोग ये भी बताया कि एक बार हम आपसे कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, इसका मतलब है कि आप यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के स्कैनर में हैं, आपको कुछ नहीं कोई नहीं कर सकता, हम आपको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी दिलाएंगे आपको, तो आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये था उन लोगों की वहां पर जो डिस्कशन हुआ था। और ये पूरा जो कार्रवाई है इसको हमारे पुलिस ने रिकॉर्ड करवाया, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये पूरे जो सबूत है देश में जितने भी न्यायाधीश है, न्यायपालिका है, वहां पर भेज दिए, और कई राज्यों की मुख्यमंत्री को भेज दिए, और देश के सामने ये वीडियो रख दिए। आज बीजेपी के जो सरकार को गिराना, दूसरे पार्टीज को ब्रेक करना,
आपने महाराष्ट्र में देखा है, आपने गोवा में देखा है, मणिपुर में देखा है, त्रिपुरा में देखा है, और आज एक बार पकड़ जाने के बाद जो बीजेपी, रेड्डी साहब, बीजेपी की तरफ से ये कहना कि ये कुछ फर्जीवाड़ा है, फर्जी है, हमारे लोग ही नहीं है, कैसे आप नाम जोड़ रहे हैं। बहुत सारे नेताओं का ये कहना है, ऐसे तो कोई भी कुछ भी दावा कर देगा, कैसे मान लेंगे। इन सब आरोपों पर आपका क्या कहना है? जी किशन रेड्डी देखिए, अगर ये फर्जी है, ये बयान दिए, उनके अलावा बीजेपी के और नेताओं ने भी दिए। अगर ये फर्जी है तो उन लोगों को केस लगाने के लिए कहिए, कोर्ट में क्यों गए? आपने अदालत में जाके हफ्ते से पहले उन लोग ये मांग की अदालत से कि 3 तारीख तक मुनगोडू का इलेक्शन है, इसका जांच आप लोग रोकना है, तो कोर्ट वो परमिशन भी दी। और ये जो 3 लोग आए, ठीक है, हमारे एमएलए को जो मिले, विधायक को मिले, अभी उन लोग जेल में है। और आप क्यों परेशान है? जब बीएल संतोष जी का नाम, अमित शाह जी का नाम और आपके नड्डा जी का नाम जब लिए थे, अगर आप क्लीन है तो इतना परेशान क्यों है? उल्टा हमारे ऊपर क्यों ये आरोप कर रहे हैं कि अनिल झा, आपका जवाब। आपने सुना टीआरएस ने क्या आरोप लगाए हैं, उन्होंने वीडियो टेप भी जारी किया है और बहुत ही गंभीर आरोप है ये। देखिए, आंध्र प्रदेश के अंदर इनकी सरकार है, ये एक तेलंगाना, आंध्रा नहीं, तेलंगाना। एक मिनट, मैं सॉरी, तेलंगाना के अंदर इनकी सरकार है, इनकी पुलिस है वहां पर, और ह्यूज मेजोरिटी में इनकी सरकार है, और केसीआर साहब बड़े देश के और प्रदेश के बड़े नेता हैं। आपने अपनी पुलिस को एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाने के लिए कहा गया होगा, ऐसा हम भी आरोप लगा रहे हैं, जैसा आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। अब उसके पीछे सच्चाई क्या है तो आप जानते हैं या आपकी पुलिस जानती है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आप अदालत गए या आप अदालत नहीं गए, भैया देश पर आपको नहीं लगता है कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में इतने गंभीर आरोप लगे हैं और सीधा एक पार्टी खोल करके बीएल संतोष पर, आपके जितने आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं, उन पर आरोप लगा रही है, तो आपको नहीं लगता है बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए इस पर? सिर्फ ये बोल देने से कि ये फर्जी है, ऐसे चलेगा थोड़ी। संकेत जी, ये आरोप वहां पर ज्यादा सटीक बैठ सकते थे जहां 2-4 एमएलए की बात होगी। तेलंगाना में ये स्थिति नहीं है अभी, वहां पर ये फुल मेजोरिटी में है, ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। केसीआर एक एक्सपीरियंस्ड लीडर है, लेकिन ये क्या है कि दिल्ली में हम सरकार तोड़ना चाहते हैं, दिल्ली में तो हमारे ही 9 एमएलए हैं, ऐसे ही तेलंगाना में हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है। अरे आप वहां पर आरोप लगाइए जहां पर 3, 4, 5 एमएलए की जरूरत हो, तो बात गले में उतर सकती है कि हाँ जी सरकार बनाना चाह रहे थे। आप ऐसे जवाब ले लेता हूं, रेड्डी साहब आपका जवाब ले लेते हैं। अनिल झा का ये कहना है कि यदा इधर उधर थोड़ा बहुत इधर उधर से आपके लोग तोड़ करके भी वो सरकार थोड़ी बना पाएंगे। अगर ये सिर्फ 3-4 लोग चाहिए होते, 10-15 चाहिए होते, तब तो आप ये आरोप लगाते। नहीं, अभी तो हवाई नहीं है कुछ बीजेपी की, कुछ बेस ही नहीं है। नहीं, 4 की बात की, उसके बाद 25-30 की बात भी की, और उन लोग उसके जो हिस्ट्री बनाया, उन लोगों के जो अचीवमेंट्स है सरकार गिराने की, वो भी बात वो 3 लोग कहे थे। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में क्या किए थे, आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं संकेत जी की इससे 1 महीने से यहाँ के उन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्र मंत्री है, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर है, ये सभी लोग हर दिन यही बात बोलते आ रहे हैं कि हम लोग तेलंगाना की सरकार को गिराने वाले हैं। अमित शाह जी ने 1 महीने से पहले मुनगोडू बाई इलेक्शन में एक सभा में बात की, उन्होंने भी बोले हम 1 महीने में तेलंगाना सरकार को गिरा देंगे, जैसे जैसे मुनगोडू में हम लोग जीत जाएंगे तो ये सरकार गिर जाएगा। कैसा एक विधायक के सीट आप जीतने में हमारा सरकार कैसा गिरेगा? इसका मतलब है तुम लोगों का प्लान है कि हमारा सरकार गिराने का। आज मैं और एक बात बताना चाह रहा हूं संकेत जी, ये 3 लोगों में जो नंदा कुमार है, जो 3 अक्यूज्ड है, वो नंदा कुमार के जो वाइफ आज कोर्ट में गई, अदालत में गई कि बोल के ये वीडियोस प्रसार नहीं करना। कोर्ट से वो ये मांग की कि आप सभी प्रसार माध्यमों को बताइए, ऑर्डर दे दीजिए कि इसको प्रसार नहीं करने का। इसका मतलब क्या है? बीजेपी सीधा लड़ने की उन लोगों के पास हिम्मत नहीं है, इसीलिए उल्टा आज आरोप, हमारे पास एक कहावत है, उल्टा ठीक है। अनिल झा का जवाब। अनिल झा आपने सुना रेड्डी साहब ने क्या कहा, आपका जवाब। रविल्ला रेड्डी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बड़े विनम्र शब्दों में। आप हमारे सीनियर लीडर्स का बेसलेस नाम ले रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे
तो आप ये समझिए सरकारें जो है अगर आपके पास है तो हमारे पास भी है, लेकिन आप सीधे टेलीविजन पर हमारे सीनियर लीडर का नाम ले रहे हैं। मैं दिल्ली में आपके खिलाफ FIR करा दूंगा अगर आप उनको गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप क्योंकि दिल्ली से टेलीकास्ट हो रहे हैं आप, और आपके पास ऐसा कोई प्रामा फेसी एविडेंस नहीं है जिससे कोई आरोप सिद्ध होता है। अगर आपको शौक है, आपकी पुलिस से अदालत है, तो आप जा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं। अनिल कोई झा प्रामा जी, फेसी एविडेंस है नहीं आपके पास। अनिल अगर झा आप जी, आरोप लगाएंगे तो मैं आपके खिलाफ रेड्डी साहब का रिएक्शन, राइट टू रिप्लाई, अनिल झा जी, राइट टू रिप्लाई। FIR अनिल झा जी, चलना शुरू हो जाएगा। हाँ अनिल झा जी, मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो लोग हमारे विधायकों को खरीदने के लिए आए, जो वीडियो में जो नाम उन बताए थे, वही बात मैं आपको कह रहा हूं। और अभी ये FIR, ED, CBI केसेस दर्ज करने की बात, जैसा आप बोल रहे थे, हमारे पास भी पुलिस है, हम राजनीति में हैं। आप अगर कोई आरोप करते हैं, सभी लोगों को हम जेल में करवा देंगे, केसेस दर्ज कर देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि देखिए जो बाय इलेक्शन है, जो बाय इलेक्शन है तेलंगाना में, वो पूरा हो चुका है और अब उसका नतीजा संडे को आना है, और भी कई बाय इलेक्शंस का। और उसको अगर आप बैकग्राउंड की तरह लें और उस पृष्ठभूमि में अगर आप देखें कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये आगे चल के तेलंगाना की जो लड़ाई है, तेलंगाना राज्य का जो चुनाव होना है अगले साल, उसकी लड़ाई को लेकर के एक आपको एक आइडिया देता है कि किस तरीके से ये लड़ाई किस दिशा में और किस डायरेक्शन में जा रही है। श्रीधर रेड्डी जी और अनिल झा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो वापस चलेंगे अमृतसर ब्रेकिंग न्यूज दिखाने। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे, कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15 दिसंबर।